साहित्य संवाद में आपका स्वागत है। आपके समक्ष अज्ञे द्वारा रचित कितनी नावों में कितनी बार शीर्षक कविता प्रस्तुत है, जो कि उनके काव्य संग्रह कितनी नावों में कितनी बार से ली गई है। इस काव्य संग्रह में कवि द्वारा 1962 से 1967 तक रचित कविताओं को संकलित किया गया है और इस काव्य संकलन पर कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। सामान्य रूप से ऐसा होता है कि काव्य संकलन की किसी एक कविता के शीर्षक के आधार पर ही कवि अपने उस काव्य संकलन का नाम रखता है और प्रायः इस तरह की कविता उस काव्य संकलन का प्राण हुआ करती है। कवि अज्ञे के बारे में कहा जाता है कि इनकी विचार दृष्टि और जीवन दृष्टि पाश्चात्य सभ्यता और पाश्चात्य दर्शन की तरफ बार बार उन्मुख होती रही है। लेकिन विशेष बात यह है कि सभी पाश्चात्य विचारों का और जीवन दृष्टियों का मूल्यांकन करने के बाद ये अंततः भारतीय जीवन दृष्टि और भारतीय संस्कृति की तरफ ही आकर्षित हुए हैं। यों तो कवि अज्ञे ने भी कहीं लिखा है कि मैं बचपन से ही एक सपना देखा करता था और उस सपने में मुझे यह दिखाई देता था कि मैं यात्रा पर निकला हुआ हूं और यह यात्रा करने वाला सपना उनके जीवन में उनका पीछा नहीं छोड़ता है। वस्तुतः यात्रा करने का यह सपना जीवन के सच को खोजने का ही एक प्रयास था, जिसे वे शायद अपनी अंतश्चेतना में अनेक बार देख चुके थे। कवि अज्ञे ने अनेक देशों की यात्राएं भी की और वहां के जीवन दर्शन को और सभ्यता को अपनाया भी है। कवि अज्ञे ने इस काव्य संकलन के दूसरे संस्करण की भूमिका में लिखा है कि कुछ कविताएं ऐसी अवश्य हैं जिन्हें मैं अपनी जीवन दृष्टि के मूल स्वर के अत्यंत निकट पाता हूं। इस बात को यूं भी कहा जा सकता है कि उस जीवन दृष्टि के ही लोकप्रिय होने की संभावना बहुत कम है। यह इसलिए नहीं कि उसमें सच्चाई या गहराई की कमी है, बल्कि इसलिए कि हमारे समाज के अद्यतन प्रवृत्तियां उन मूल्यों को महत्व नहीं देती जो इस दृष्टि का आधार है। जो मूल्य दृष्टि भौतिक जीवन की बाहरी सुख सुविधा और सुरक्षा को गौण स्थान देती हुई लगातार एक सूक्ष्मतर कसौटी पर बल देना आवश्यक समझे, जो इससे भी न घबराए कि जीवन की प्रवृत्तियों और महत्वाकांक्षाओं के प्रति ऐसा परीक्षण भाव सफलता की खोज को ही जोखिम में डाल सकता है, वह लोकप्रिय नहीं हो सकती। भले ही थोड़े से लोग उसे महत्व देते रहें, बल्कि उससे प्रेरणा भी पाते रहें। कवि अज्ञे के इस वक्तव्य से स्पष्ट है कि जीवन दृष्टि की खोज उनके लिए जीवन मूल्य का पहला मापदंड है। कवि अज्ञे ने इसी संस्करण की भूमिका में आगे लिखा है कि पाठक कविताओं को उनके आत्यांतिक मूल्य की दृष्टि से ना देखें। मैं ऊपर कह ही चुका हूं कि इसमें से कई कविताएं उस जीवन दृष्टि को अभिव्यक्त करती हैं जो आज भी मेरे कर्म और जीवन की प्रेरणा है। स्पष्ट है कि कवि के कर्म की और जीवन की प्रेरणा स्वरूप ये कविताएं कितनी नावों में कितनी बार शीर्षक से रखी गई हैं। सबसे पहले इस कविता के प्रतीक देख लेते हैं, क्योंकि आज का जो आधुनिक कवि है वह प्रतीकों के माध्यम से अपने मन के विचारों को अधिकांश प्रकट करता है। कविता में नाव शब्द वैचारिक आधार का प्रतीक है, जिसे लेकर व्यक्ति अपने जीवन को जीने का सिद्धांत अपनाता है। जिस प्रकार सागर में नाव यात्रा करने का आधार है, उसी प्रकार कोई भी वैचारिक आधार किसी व्यक्ति के जीवन का आधार हुआ करता है। डगमग नाव का अर्थ है अस्थिर वैचारिक आधार। ज्योति का अर्थ है विवेक या
भारतीय संस्कृति की ज्योति। कुहासा प्रतीक बनकर आया है तत्कालीन वैश्विक वातावरण में उपजे विभिन्न वैचारिक सिद्धांतों की अस्पष्ट स्थिति। जगमग जहाज पाश्चात्य सभ्यता के भौतिकतावादी विचारों का प्रतीक बनकर आया है। इस प्रकार जब हम इस कविता को प्रतीक रूप में समझ लेंगे तब यह कविता हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। कविता की शुरुआत करते हैं। कितनी दूरियों से कितनी बार, कितनी डगमग नावों में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूं, ओ मेरी छोटी सी ज्योति। कभी कुहासे में तुम्हें न देखता भी, पर कुहासे की ही छोटी सी रुपहली झलमल में पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभामंडल। पहले बंद का अर्थ निकालने के लिए शुरुआत यहां से करें। ओ मेरी छोटी सी ज्योति। कवि कहता है अपनी भारतीय संस्कृति की ज्योति को संबोधित करते हुए, जिससे वह निरंतर प्रेरित भी होता रहा है कि मैं अनेक बार तुम्हारे प्रभामंडल को पहचानकर विभिन्न अस्पष्ट विचारों की धुंधले वातावरण में भी तुम्ही को खोजता हुआ न जाने विदेशों से कितनी बार तुम्हारी तरफ आया। विशेष बात यह है कि जिस वैचारिक आधार को लेकर या जिस नाव में बैठकर कवि पुनः भारतीय संस्कृति की तरफ आकर्षित होता हुआ इस यात्रा को कर रहा है, वह नाव भी डगमग है। अर्थात कवि को अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि उसका पूरा जीवन का सत्य क्या है। कभी वह पाश्चात्य दर्शन और सिद्धांतों और विचारों से आकर्षित होकर उनकी तरफ जाता है और उनसे परेशान होकर, या ये कह सकते हैं कि उनमें भी पूरे जीवन सत्य को ना देखकर अंततः भारतीय सांस्कृतिक विचारों की तरफ वह दौड़ लगाता है। प्रभामंडल उसी का हुआ करता है जो शाश्वत जीवन मूल्यों को व्यक्त कर सके, जिसमें ऊंचाइयां, कल्याण, नैतिकता, मानवीय मूल्य सभी कुछ समाहित हो चुके हैं। ऐसी वस्तुओं के आसपास ही प्रभामंडल निर्मित हुआ करता है। कविता की प्रथम पंक्तियों से स्पष्ट है, कितनी दूरियों से कितनी बार। कहने का अर्थ यह है कि कितनी बार, यानी कवि एक बार यात्रा नहीं कर रहा है, वह भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों की तरफ आकर्षित होकर पुनः पाश्चात्य विचारों के प्रति आकर्षित होता है और विदेश की दौड़ लगाता है। लेकिन वहां पर विभिन्न प्रकार के तथ्यों को ही देखकर और उनके आधार पर निकाले गए निष्कर्षों को ही देखकर वह पुनः जीवन के अति यथार्थ से तंग आकर पुनः भारतीय संस्कृति की तरफ दौड़ लगाता है। आगे कवि कहता है, कितनी बार मैं धीरे, आश्वस्त, अक्लांत, ओ मेरे अनबुझे सत्य, कितनी बार। कवि अपने जीवन के उस सत्य को संबोधित कर रहा है जो जीवन का सत्य उसने अभी तक नहीं पाया है, और जिस सत्य को खोजने के लिए उसके हृदय के अंदर निरंतर ज्वाला जल रही है और वह ज्वाला अभी बुझी नहीं है, इसलिए वह सत्य भी बुझा हुआ नहीं है, वह सत्य अनबुझा है। कवि कह रहा है कि कितनी ही बार मैं बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही विश्वासपूर्वक और बहुत ही ताजगी से भरकर मैं तुम्हारे प्रभामंडल को विभिन्न अस्पष्ट विचारों के कुहासे में देखता हुआ भी न देखता हुआ भी मैं दोनों ही परिस्थितियों में तुम्हारी तरफ आया हूं। कहने का अर्थ यह है कि कवि की यह यात्रा अनेक बार हुई है, अनेक बार डगमग नावों में हुई है और अनेक दूरियों से हुई है, अर्थात बहुत दूरियों से हुई है। कविता का दूसरा बंध देखेंगे जहां बिल्कुल दूसरी स्थिति है। पहली स्थिति में कवि वापस भारतीय सांस्कृतिक ज्योति की तरफ आ रहा है, लेकिन दूसरी स्थिति में पाश्चात्य जगत के भौतिकतावादी विचारों से आकर्षित होकर कवि पुनः पाश्चात्य भूमि पर जाता है।
और कितनी बार कितने जगमग जहाज मुझे खींच कर ले गए हैं, कितनी दूर, किन पराये देशों की बेदर्द हवाओं में, जहां नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता रहता है एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश। जहाज क्योंकि पाश्चात्य जगत के विभिन्न वैचारिक सिद्धांतों का प्रतीक है और उसके आगे विशेषण लगाया गया है जगमग। जगमग शब्द आकर्षण और चमक का भाव दे रहा है। देखिए, यहाँ पर दो चीजें आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि कवि जब पाश्चात्य जगत की तरफ यात्रा करता है तो वह भारतीय सांस्कृतिक विचारों की तरफ यात्रा करता है एक छोटी सी नाव में बैठकर, और वह नाव भी डगमग कर रही है, हिल रही है, अस्थिर है। दूसरी बात, कवि जब भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की भूमि से पाश्चात्य वैचारिक भूमि पर जब सफर करता है तो जो विचार उसे सफर करा रहे हैं या जो उसकी यात्रा के सहायक हैं वे चमकते हुए, जगमग करते हुए जहाज हैं, जो कि पाश्चात्य जगत के भौतिकतावादी विचार हैं। वे विचार कवि को बहुत दूर से खींचकर अपने पास ले आते हैं और कई बार तो ऐसे अजनबी और पराये देशों के असंवेदनशील वातावरण में कवि को छोड़ देते हैं, जहां केवल कवि को अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है और वह अंधेरा भी बिल्कुल नंगा है, और उस नंगे अंधेरे को एक निर्मम प्रकाश और भी अच्छी तरह से उसके यथार्थ को उघाड़ता है, यथार्थ को दिखाता है। प्रकाश हमारे लिए दो तरह का हो सकता है। एक तो प्रभा मंडल का प्रकाश है, जिसे देखकर कवि भारतीय संस्कृति की तरफ आकर्षित हो रहा है। दूसरा प्रकाश वह है जो हमारी आंखों को परेशान ना करे, हमें सभी वस्तुएं ठीक तरीके से दिखाई दें। और एक प्रकाश है जो हमारी आंखों को चौंधिया दे, जिसमें दिखती हुई वस्तुएं भी प्रकाश की अधिकता के कारण हमें दिखाई ना पड़े। तो वह प्रकाश बिल्कुल तीखा बेदर्द प्रकाश हो जाता है, बिल्कुल नंगा प्रकाश हो जाता है, और उस प्रकाश में कोई प्रभामंडल नहीं बनता। कारण क्या है कि वह प्रकाश अत्यंत ही खुरदरा है, अत्यंत ही अति यथार्थ की भूमि पर है और विशेष रूप से भौतिक विचारों पर आधारित है। और ऐसा प्रकाश, ऐसे विचार कवि की आंखों को चौंधिया देते हैं, और चौंधियाता भी इस तरह से है कि उन विभिन्न विचारों में केवल और केवल तथ्यों का संकलन मात्र ही कवि को दिखाई देता है। अत्यधिक तथ्यों का संकलन कवि के अंदर नीरसता पैदा करता है, सरसता पैदा नहीं कर पाता है। कवि पुनः इस बात पर जोर देता हुआ कहता है कि कितनी ही बार मैं भारतीय सांस्कृतिक विचारों की भूमि से, पाश्चात्य जगत के भौतिकतावादी विचारों से, आकर्षणों से प्रेरित होकर यहाँ से वहाँ की दूरियों को तय करता रहा हूँ। कितनी बार मुझे खिन्न, विकल, संत्रस्त, कितनी बार। और अंत में एक बात विशेष रूप से देखने की है कि पाश्चात्य संस्कृति के ये जो भौतिकतावादी विचार हैं, यहाँ पर पहुँचने के बाद जहाँ जो प्रकाश कवि को दिखाई दे रहा है, उस प्रकाश में कोई भी प्रभामंडल भी नहीं बन रहा है, बल्कि वह प्रकाश कवि की आंखों को चौंधिया रहा है। वहां पर कवि खिन्नता से, बेचैनी से और पीड़ा और दुख से भर जाता है। संत्रस्त का अर्थ है पीड़ा, दुख और भय। जब दोनों स्थितियां व्यक्ति को एक साथ अनुभव हों तब संत्रस्त होना कहा जाएगा। कितनी बार का अर्थ है कि कवि को स्वयं यह याद नहीं है कि कितनी ही बार उसने मानसिक रूप से इस लोक से उस लोक की यात्रा की है, या इस धरती से उस धरती की यात्रा की है। कवि यज्ञ के उस दौर में, विशेष रूप से 1962 से और 67 के बीच की ये कविताएं हैं। उस दौर में पश्चिम में कहीं मार्क्सवाद, कहीं नव मार्क्सवाद,
कहीं मनोविश्लेषणवाद, कहीं अस्तित्ववाद, कहीं पर दादावाद, प्रतीकवाद और क्षणवाद इत्यादि विचार पूरे मानव जगत को आंदोलित किए हुए थे। और इनमें से कई विचार तो इतने शक्तिशाली और प्रभावशाली रूप के साथ उपस्थित हुए कि उन्होंने विश्व के कई देशों को प्रभावित किया, उनकी शासन एवं सत्ता को भी प्रभावित किया। कवियज्ञ पाश्चात्य साहित्य से निरंतर संपर्क में रहा करते थे, बल्कि उनके बहुत अच्छे मित्रों में कई पाश्चात्य जगत के प्रसिद्ध दार्शनिक और कवि लेखक भी थे। वे कह सकते हैं कि एक ही साथ विश्व के दो कोनों में हो रहे वैचारिक द्वंद्व को स्पष्ट रूप से देख रहे थे और उसी द्वंद्व में वे खुद भी कई बार उलझते हैं और उसी जीवन सत्य को जो अभी तक अनबुझा है उसको खोजने का प्रयास करते हैं। एक विशेष बात और जिसे आप लिख सकते हैं कि भारतीय संस्कृति की वह छोटी सी ज्योति जो कि पूरी विश्व मानवता को कभी राह दिखाती थी, उसे अब कवि ने छोटी सी ज्योति कहा है और दूसरा उसे कुहासे में ढका हुआ भी कहा है। कारण स्पष्ट है, आधुनिक युग में पराधीनता केवल भौतिक रूप से ही नहीं हुई थी, वैचारिक रूप से भी पश्चिम के जगत द्वारा भारतीय दर्शन, भारतीय साहित्य को बहुत निचले दर्जे का कहकर प्रचारित किया गया था। इस कारण से भी कवि, क्योंकि उस समय भारतीय सांस्कृतिक विचारों से पूरी विश्व सभ्यता पूरे तरीके से, जोरदार तरीके से परिचित नहीं हुई है या उसका वैसा प्रभामंडल निर्मित नहीं हुआ था जिस तरीके का प्राचीन काल में था। इसलिए कवि सारी स्थितियों की कल्पना करते हुए भारतीय जीवन दृष्टि, भारतीय संस्कृति की ज्योति को छोटा और कुहासे में घिरा हुआ बता रहा है, जबकि पश्चिम के जगत के विचार और पश्चिम का समाज अपनी चरम विकास की स्थिति में था। इसलिए वहां के जहाज जगमग करते हुए कवि को नजर आते हैं और वहां प्रकाश भी बहुत तीखा, निर्मम और नंगा नजर आता है, जहां केवल भौतिकता की दौड़ है, मानवतावादी कल्याण करने वाले विचारों की दौड़ नहीं है। साहित्य संवाद में आज के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार।